देखो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो ये है बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि और बक्सर के युद्ध के परिणाम, यानी कि क्या रिजल्ट रहे इसके। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने लास्ट लेक्चर में इस पर कल चर्चा भी की और मैं इसका केवल रिवीजन के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जानी है मैं उन पर बिल्कुल फोकस करूँगा। तो वो बात केवल ध्यान से सुननी है केवल, ठीक है, कि क्या क्या हुआ भाई, किस तरीके से ये बक्सर का युद्ध हुआ, है ना। तो सबसे पहले आप याद रखें, चूँकि जानते होंगे कई बार परीक्षा में हर दूसरी तीसरी परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चूँकि सबसे पहले मैं इसकी बात ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेज़ों की भारत में वास्तविक सत्ता की अगर स्थापना हुई, समझ रहे हैं, तो एक बक्सर के युद्ध से हुई थी। जिस बच्चे ने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा है और अगर उसे ये मालूम नहीं है ना कि जो 15 अगस्त 1947 तक की बातें हैं, अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करके गए, ब्रिटिश, और भारत पाकिस्तान दो भागों में विभाजित हुआ, एक कंट्री इंडिया। तो इस बीच तक जितना भी उन्होंने अंग्रेज़ों ने राज किया, उन अंग्रेज़ों की सत्ता की वास्तविक शुरुआत कब से हुई, वो बक्सर के युद्ध से हुई थी। ये मालूम होना चाहिए। सवाल सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, ब्रिटिश की भारत में वास्तविक शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? बक्सर के युद्ध से वास्तविक शुरुआत। उसका रीजन क्या है, पूरी विषय वस्तु को ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जब अंग्रेज़ों ने जीत लिया था तो वहाँ से तो एक पैर रखने वाला जो जगह मिली थी अंग्रेज़ों को, वो मिली थी। और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का जो नवाब है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मीर जाफ़र को बनाया गया। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि प्लासी के युद्ध में मीर जाफ़र ने धोखा दिया था और अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसीलिए कई बार एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाएगा कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफ़र। 1757 से लेकर 1760 मीर जाफ़र ही थे, याद रखना चाहिए इतना, ठीक है। अब चूंकि मैं तो बक्सर के युद्ध की बात कर रहा हूँ, बक्सर का युद्ध क्यों हुआ, कैसे इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई बक्सर के युद्ध की, तो ध्यान रखें। अभी जैसा कि मैंने बताया 1757 से लेकर और 1760 के बीच में मीर जाफ़र रहे, ठीक। मीर जाफ़र के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया मीर कासिम को। बहुत ध्यान से सुनना, ये सवाल फैक्ट रूप में कभी सीधा भी पूछा जाएगा एग्जाम में कि मीर जाफ़र के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? मीर कासिम। मीर कासिम रहे 1760 से 1763। बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब ये जो मीर कासिम थे और मीर जाफ़र में ऐसा समझ के चलिए ज़मीन और आसमान का अंतर था। मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से मिले हुए थे और वो उनकी सहायता कर रहे थे, जबकि मीर कासिम जो थे वो उनके जो थिंक लेवल था जिनका मीर जाफ़र का, उसके लगभग विपरीत थे। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। और ये बात एग्जाम में पूछी ही जानी है कि बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो वो याद रखना, वो मीर कासिम ने की थी। ये याद होना ही होना चाहिए। क्यों की थी? लगभग सब इंस्पेक्टर लेवल के क्वेश्चन पेपर में ये सवाल बनेगा कभी कि क्यों की थी। तो इसलिए की थी, वो अंग्रेज़ों के जो शासन व्यवस्था है उससे दूर रहना चाहते थे। दूसरी बात या कह सकते हैं अंग्रेज़ों की जो हस्तक्षेप नीति है इंडिया में पॉलिटी में, उससे दूर रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। इतना हमें मालूम होना चाहिए। ये एसआई का सवाल है और एसआई लेवल में ही ये पूछा जाएगा, ठीक है, या उससे किसी अपर लेवल के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, सेना का आधुनिकीकरण करना शुरू कर दिया मीर कासिम ने, यानी कि सेना को और डेवलप करना, अपनी सेना को, अंग्रेजी सेना को नहीं, अपनी सेना को और डेवलप करना शुरू कर दिया। ये बात अंग्रेज़ों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ इससे पहले एक प्लासी का युद्ध जीत चुके थे। अब उन्हें कुछ ना कुछ हल्की फुल्की आदत पड़ गई थी पॉलिटी व्यवस्था में आने की, इंडिया की में, ठीक है।
अब उसके बाद क्या होता है, जब ये चीज़ें हो गई तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मीर कासिम को बंगाल के पद से हटा दिया, बंगाल के नवाब के पद से, और फिर से पुनः मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। अब ये बात मीर कासिम को सही नहीं लगी, और यही जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, ये अंग्रेज़ों के द्वारा मीर कासिम को हटाया जाना और अंग्रेज़ों के द्वारा मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बनाया जाना, ये थी बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि। मीर कासिम ने फिर क्या किया, मीर कासिम अवध की तरफ आए, क्योंकि वहाँ से तो वो हटा दिए गए। अवध की तरफ आकर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से मिले, और साथ के साथ तत्काल उस समय जो मुग़ल बादशाह थे उनका नाम था शाह आलम द्वितीय, उनसे मिले, और तीनों का एक गुट बना, और तब उन्होंने पैनल बनाया कि हमें जो है अंग्रेज़ों से युद्ध करना चाहिए, यानी कि इस तरीके से हमें उनको हटाना है। वो जो पृष्ठभूमि तैयार हुई ये थी बक्सर के युद्ध की। तो सबसे पहले याद रखें, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। कई बार पूछा जाता है, इसे भी अच्छी तरीके से याद रखो। दूसरा पॉइंट, बक्सर का युद्ध हुआ कहाँ था, ये कई बार पूछा जाएगा, बिहार याद रखना। ध्यान रखें, प्लासी का युद्ध बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में, और जबकि बक्सर का युद्ध बिहार में हुआ, ये हमें याद रखना। दूसरा, अब बात पूछी जाती है किस किस के बीच हुआ, तो जैसा कि मैंने अभी बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं, या अंग्रेज कह सकते हैं, या हेक्टर मुनरो कह सकते हैं, या रॉबर्ट क्लाइव भी कह सकते हैं, सेम ही बात है, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों के नेतृत्व यही कर रहे थे। दूसरी तरफ कौन थे बक्सर के युद्ध में, तो याद रखेंगे सबसे पहले तो वही मीर कासिम, यानी कि बंगाल के नवाब, समझ रहे हैं, जो हटाए गए थे। दूसरा, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, और तीसरे मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इनके बीच हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, या कह सकते हैं इन तीनों के बीच हुआ, या फिर कह सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ, या कह सकते हैं इन तीनों के बीच हुआ, या कह सकते हैं हेक्टर मुनरो के बीच हुआ, क्योंकि नेतृत्व वही कर रहे थे। और स्टूडेंट ध्यान से सुनना, बक्सर के युद्ध में इन अंग्रेज ने, या फिर कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किसको हरा दिया? संयुक्त सेना को हरा दिया, इनकी को, ठीक है। और इसको हराया जाना, यानी कि इसको हारना, एक बहुत बड़ी घटना थी भारत के इतिहास में, अगर हम देखें तो, अंग्रेज़ों की दृष्टि से भी और भारतीय दृष्टिकोण से भी, ठीक है। हुआ क्या, जब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको हरा दिया, तीनों की संयुक्त सेना को, तो अब क्या था, अंग्रेज़ों का दिल्ली तक का रास्ता साफ हो गया। यानी कि अंग्रेज़ अब प्लासी के युद्ध में तो उन्होंने बंगाल पर ही छाप छोड़ी थी अपनी, और बक्सर के युद्ध में तो उन्होंने बंगाल से लेकर अवध, बिहार, ये सब अपने कब्जे में कर लिया था, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे कई बार पूछा जाएगा, भारत में ब्रिटिश सत्ता की जो वास्तविक शुरुआत है वो किस युद्ध से मानी जाती है, तो याद रखें वास्तविक शुरुआत बक्सर के युद्ध से मानी जाती है। अगर पूछे नॉर्मली शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है, तो याद रखेंगे नॉर्मली शुरुआत प्लासी का युद्ध से मानी जाती है, ये भी याद रखना, ठीक है। अब आपने सुने होंगे, ये सवाल फैक्ट हैं, कभी भी बनेंगे एग्जाम में, पक्का पढ़ के एकदम ध्यान रखें। इलाहाबाद की संधि, ये जो इलाहाबाद की संधि थी, ये बक्सर का ही युद्ध का परिणाम है। अगर आपसे कोई एसआई वगैरह का जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तभी ये सवाल पूछा जाएगा। जीडी में बिल्कुल फैक्ट पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिए, जो भी बक्सर से रिलेटेड पॉइंट हैं। लेकिन अगर पूछा जाएगा बक्सर के युद्ध के परिणाम, यानी कि रिज़ल्ट क्या रहे, तो रिज़ल्ट जो था बक्सर के युद्ध के जो परिणाम था वो था इलाहाबाद की संधि। और दोनों संधि आपको याद होनी चाहिए। पहला, मैं संधि की बात कर रहा हूँ, पहला पॉइंट अच्छी तरीके से सुने, पूछा जाएगा इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी, तो पॉइंट याद रखें 12 अगस्त 1765 को हुई थी, समझ रहे हैं, ये याद रखना है इलाहाबाद की प्रथम संधि। दूसरा पॉइंट ये याद रखेंगे कि ये किस किस के बीच हुई थी, तो ये रॉबर्ट क्लाइव, समझ रहे हैं, और ये पहले बंगाल के नवाब को, पहले उनको ले लेंगे, रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुई है ना। साथ की साथ मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है, इसके तहत क्या हुआ सिर्फ एक लाइन में याद रखिए, ऐसा ही में कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा।
सब इंस्पेक्टर या सीपीओ दे रहे होंगे तब ये क्वेश्चन आएगा कि इलाहाबाद की जब पहली संधि हुई 12 अगस्त 1765 को, उसके तहत क्या हुआ था? तो याद रखें, उसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों आपके याद होने चाहिए नाम, ये कभी पूछा जाएगा। इसके तहत क्या हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो राजस्व था वो अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया था, ये बात याद होनी चाहिए। और यही सवाल पूछा जाएगा कि किस संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी यानी कि राजस्व था वो अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया था। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765। क्लियर? दूसरी संधि इलाहाबाद की 16 अगस्त 1765 को हुई और ये संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुई। प्रॉपर इन दोनों के बीच। इसमें आपको शाह आलम द्वितीय का नाम नहीं लेना, बहुत ध्यान से सुनिए। पहले वाले में मैंने शाह आलम द्वितीय का नाम लिया और ध्यान से सुनिए, दूसरे में नहीं लिया है। और यही सवाल कभी पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके बीच हुई थी। पहले तो 16 अगस्त 1765 को हुई, किसके बीच हुई अगर ये पूछा जाता है तो रॉबर्ट क्लाइव तो हैं ही हैं, है ना, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय गवर्नर है। तो रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुई। अब इसके तहत क्या हुआ, देखो ध्यान से सुनिए। इलाहाबाद और कड़ा, ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था। इलाहाबाद और कड़ा एक ऐसा क्षेत्र था अवध में, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में, जहाँ राजस्व का एक ठीक ठाक स्रोत था, यानी कि एक ठीक ठाक व्यापार का स्रोत था वहाँ पे। तो वो तो अंग्रेज़ों ने इस संधि के तहत अपने पास रख लिए। इसलिए कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि इलाहाबाद के साथ कौन सा क्षेत्र जो अंग्रेज़ों ने अपने पास रख लिया था इलाहाबाद की संधि के दौरान। इलाहाबाद के साथ कड़ा मानिकपुर का एक क्षेत्र था, ठीक है। बाकी सारा क्षेत्र अंग्रेज़ों ने किसको लौटा दिया था? शुजाउद्दौला को लौटा दिया था, क्योंकि उस समय बंगाल के नवाब अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला। तो यही हमें कीवर्ड मालूम होने चाहिए। अगर इतना कीवर्ड मालूम है ना, तो चाहे कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बक्सर का युद्ध का परिणाम ही था इलाहाबाद की संधि। अगर ये बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट, ये लिंक करता है क्वेश्चन। अगर कभी डायरेक्टली इलाहाबाद की संधि एग्जाम में पूछा जाए तो समझ लीजिए बक्सर के युद्ध से रिलेटेड पॉइंट ही एग्जाम में आया है। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 रॉबर्ट क्लाइव, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई। क्लियरली क्या हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी थी, राजस्व था, किसके हाथों में चला गया? अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 किस के बीच हुई? रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। इसके तहत क्या हुआ? एक लाइन में याद रखिए, कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद का क्षेत्र अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में रखा, वहाँ का राजस्व अपने हाथ में रखा और बाकी का सारा अवध का क्षेत्र किसको दे दिया? शुजाउद्दौला को वापस दे दिया। तो ये था हमारा जो कंसेप्ट है, महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, याद रखें। मैंने इसलिए रिवीजन भी करा दिया क्योंकि यहाँ से जब तक सवाल पूछे जाने हैं जब तक आप फाइनली सेलेक्ट होगे किसी भी परीक्षा में, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।